हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरोस्ती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो। इसके पहले 2 वीडियो हो चुकी है और आज तीसरा वीडियो है और आज पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। और यही बुक है खान सर की, इसी बुक को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही बुक है केमिस्ट्री बाय खान सर और आगे देखेंगे। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल सरोस्ती क्लासेस 01 से ज़रूर जुड़ें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे देखेंगे गैसों का समीकरण P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2। इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 760 mm पारे के दाब पर किसी गैस का आयतन 50 ml है, तो उस गैस का आयतन 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 ml है, तो दाब ज्ञात करें। इसी पे सारा पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए, समय ज़्यादा ना लॉस करते हुए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एवोगैड्रो का नियम। स्थिर ताप एवं दाब पर समान आयतनों में गैसों के मोलों की संख्या भी समान होती है। जैसे V प्रोपोर्शनल N, तो V बराबर N गुणे कांस्टेंट, तो N बाई V, अरे V बाई N इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या बन जाएगा सूत्र? V1 अपान N1 बराबर V2 अपान N2। यहाँ पे N क्या है? हमारा मोलों का संख्या है। V हमारा क्या है? आयतन है। अब इससे रिलेटेड हम देखें, एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए देखते हैं। 200 ml आयतन में किसी मोलों की संख्या 40 है, तो किस आयतन पर मोलों की संख्या 60 होगी? तो V1 हमारा क्या है? 200 दे दिया है। N1 क्या दिया है? 40 और N2 60। तो V2 निकाल लेंगे इसी सूत्र पे रख के। तो क्या हो जाएगा? V1 हमारा 200 हो गया और N1 क्या है? 40 दिया है। उसी प्रकार N2 क्या है? 60 दिया है और इसे x ज्ञात करना है। 4 पंचे 20 और इधर गुणा हो जाएगा 6 पंचे 30, मतलब ये 300 आ गया। ठीक है, 300 ml आ जाएगा आयतन। अब अगला देखेंगे आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण सूत्र क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आदर्श गैस समीकरण का सूत्र बताइए। तो सीधे यही हो जाएगा PV इक्वल टू NRT, जहाँ पे R गैसों का नियतांक है, N मोलों की संख्या है और जो कैपिटल R है, R का वैल्यू होता है, मान जो होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब नोट देखेंगे, आदर्श गैस चार्ल तथा बायल्स के नियमों का पालन करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब। STP में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, जबकि दाब 1 ATM लेते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य साधारण ताप एवं दाब। NTP पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 1 ATM लेते हैं। आगे देखेंगे STP पर 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन ज्ञात करें। अब हम निकालेंगे STP पर 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन निकालेंगे। तो STP पर P बराबर प्रेशर क्या हो जाएगा? 1 ATM, भार हो जाएगा 56 ग्राम, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन में। तो मोल हम निकालेंगे पहले। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो भार हमारा क्या है? 56 ग्राम और अणुभार कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 दूना 56, ये हमारा मोल कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसमें देखिए PV इक्वल टू NRT, तो प्रेशर हमारा कितना है? प्रेशर हमारा 1 है। ठीक है, ये रहा 1 ATM। 1 गुणे V बराबर N की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गया और R की वैल्यू यहाँ पे है, कहाँ गया? R की वैल्यू ये रहा। ठीक, R की वैल्यू 8.314। ठीक है, 8.314 गुणे T टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन बदलेंगे 273 हो जाएगा। तो ये 273 यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करके ये मान के लमसम 8 दूना 16, 16 दूना 32, 8 के करीब ये मान चलेगी 4,000 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। NTP पर अब तक क्या था? STP था। अब यह NTP पर 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन। तो NTP पर P बराबर 1 ATM। टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है
तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो 293 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो मोलों की संख्या निकालेंगे, भार बटे अणुभार। भार हमारा 132 है और अणुभार 144 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 3 बार जाएगा, तो मतलब n बराबर 3 आ गया। तो मोल बराबर 3, पी वी इक्वल टू एन आर टी। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपन पी। तो एन की वैल्यू 3 आ गई और आर की वैल्यू है 8.314 गुणे 293 टेम्परेचर अपन ये जो प्रेशर है 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको लगभग काट देंगे तो 7300 के आसपास आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे, विसरण, डिफ्यूजन। गैसों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक ऐसी गति होती है जो गैसों के कणों को एक दूसरे के समीप लाती है। इसी को विसरण गति कहते हैं। सुगंध दुर्गंध विसरण के कारण ही फैलता है। हल्की गैस का विसरण अधिक होता है। अब हम देखेंगे ग्राहम का नियम। किसी गैस का विसरण दर उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्राहम का नियम क्या कहता है, किसी गैस के विसरण की दर उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, v प्रोपोर्शनल 1/√m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 v2 बटे m2 m1 अंडर रूट में। अब आगे देखेंगे, किसी ट्यूब से होकर प्रति सेकंड 400 ml हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है तो इसी पाइप में से प्रति सेकंड कितना ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे, जैसे 400 ml। ठीक है, ये हमारा आयतन हो जाएगा पहले का। फिर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है, पाइप से कितने सेकंड में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होगा। ठीक है, इसी से इस सूत्र से निकाल लेंगे। आगे देखेंगे, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। यदि किसी बर्तन में कई प्रकार के गैस रखे गए हैं तो उन गैसों द्वारा लगाया गया कुल दाब उसके उपस्थित विभिन्न गैसों द्वारा अलग अलग लगाए गए दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट या मोल सिद्धांत। मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या को दर्शाता है। एक मोल एक एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। एक मोल जो है एक एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। तो जैसे एक मोल बराबर 22.4 लीटर। ठीक है, आगे देखेंगे एक मोल क्या होता है, एक मोल बराबर हो जाएगा 6.022 गुणे 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या में। ठीक है, आगे देखेंगे उसी प्रकार एक मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो मोल की हम यहाँ पे 3-4 चीजें जान ली, जैसे एक मोल बराबर 22.4 लीटर होता है और एक मोल बराबर जब एवोगैड्रो संख्या में देखेंगे 6.022 गुणे 10⁻23 होता है और एक मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो यहाँ हमने 3 चीज सीखा। आगे देखेंगे 64 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या ज्ञात करें तथा उसमें अणुओं की संख्या भी ज्ञात करें और यह बताएं कि वह कितना लीटर आयतन लेगा। आगे देखेंगे भार जो है 64 सेंटीमीटर नहीं ग्राम है और अणुभार और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अणुभार 32 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ सूत्र पे रखेंगे मोल बराबर क्या होता है भार बटा अणुभार। तो 64 बटे 32 इक्वल 2, तो मोल बराबर 2 आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे अब दूसरे रूल से अब अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 2 गुणे मोल, मतलब मोल गुणे एवोगैड्रो संख्या 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.044 गुणे 10⁻23 हो जाएगा। अब हम आयतन देखेंगे 22.4 लीटर होता है, तो यहाँ मोलों की संख्या 2 है, तो यह हो जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है, आगे देखेंगे ये अगला एग्जाम्पल भी वैसे ही आप देख लेना, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि जिससे समझ ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम देखेंगे ऑक्सीकरण तथा अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण। इलेक्ट्रॉनों की कमी होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, जब लॉस हो तो ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Na बराबर क्या हो जाएगा, Na बराबर Na प्लस और Mg बराबर M डबल प्लस। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम देखेंगे रिडक्शन। अब तक ऑक्सीकरण था, अब रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होना रिडक्शन कहलाता है। जैसे O है, O जाके क्या हो जाए O डबल माइनस बन जाए, या क्लोरीन है जाके क्लोरीन माइनस बन जाए। ट्रिक क्या करेंगे, ट्रिक कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे LEO और GER। LEO कैसे याद करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। कैसे,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसके बाद GER से क्या क्या ज्ञात करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ, जब गेन करे इलेक्ट्रॉन, जब बढ़े तो उसमें रिडक्शन होगा, और जब लॉस हो तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की कुल संख्या को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे जो सोडियम होता है, सोडियम पर उपस्थित ऑक्सीकरण संख्या कितना है 0, क्लोरीन पे 0, और यहाँ पे क्लोरीन माइनस लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाए ऋण 1, और H प्लस लिखा है तो धन 1 हो जाएगा, और NaCl में 0 और CaCO3 में CaCO3 डबल माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधियाँ देखेंगे। हाइड्रोजन जब अधातु से क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन संख्या +1 होगी, किंतु जब वह धातु से क्रिया करेगा तो -1 होगी। जब ऑक्सीजन जो है, हाँ देखिए, जब हाइड्रोजन जब अधातु से क्रिया करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और जब ये धातु से क्रिया करता है तो -1 होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, स्वतंत्र परमाणु या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। पराऑक्साइड बनाने वाले ऑक्सीजन को 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आगे देखेंगे, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -1/2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल जैसे KO2, ये क्या है सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। आगे देखेंगे, IA समूहों के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, और ये फर्स्ट A है, ठीक है, और ये सेकंड A समूहों के तत्वों की संख्या, तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, और उसी प्रकार 7th A समूह वाले तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन का जोड़ना या ऋण विद्युत तत्वों का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे 2 कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 CaO, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, उसी प्रकार अगला एग्जांपल 2Na प्लस Cl2 क्या हो जाएगा 2NaCl, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। अगला देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे 2Na प्लस Cl2 क्या हो जाएगा 2NaCl, तो यहाँ पे सोडियम जो है बढ़ गया और क्लोरीन घट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब हम देखेंगे रिडक्शन, अवकरण या अपचयन। अब तक क्या था उपचयन, अब आ गया अपचयन, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का बढ़ जाना ही रिडक्शन कहलाता है। जैसे 17 क्लोरीन को क्लोरीन माइनस कर देना, इसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक से संयोग करना रिडक्शन कहलाता है। जैसे 2H2 प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा 2H2O, तो इसमें क्या होगा रिडक्शन, मतलब यहाँ पे प्लस हो गया। आगे देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना रिडक्शन है। ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना रिडक्शन है। नहीं, यहाँ पे ये जो हुआ है प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या घट जाना रिडक्शन का, जैसे 2Na प्लस Cl2 तो क्या हो जाएगा 2NaCl माइनस में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन, क्योंकि यहाँ घट रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे दोनों का मिक्स रेडॉक्स रिएक्शन। क्या देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2Na प्लस Cl क्या हो जाएगा 2NaCl। अब देखिए यहाँ पे सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा 2H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन बदल गया। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, क्या यहाँ पे क्या हो, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे ऑक्सीकारक, ठीक है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीडेशन की क्रिया में सहायक होते हैं, ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। आगे देखेंगे। नोट, सभी अधातुएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। सभी अधातुएं जो होती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। अपवाद कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं। सोडियम प्लस और Cl माइनस। सोडियम प्लस का क्या हो जाएगा 2, 8, 11 क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। उसी प्रकार क्लोरीन का 17 होता है तो हो जाएगा 2, 8, 7। तो जब यहाँ पे यानी प्लस है तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बन जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अवकारक या रिडक्शन एजेंट वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तथा अवकरण में सहायक होते हैं उसे रिडक्शन एजेंट कहते हैं। सभी धातु रिडक्शन एजेंट होते हैं। सभी धातु रिडक्शन एजेंट होते हैं। जैसे K प्लस में क्या हो जाएगा 2, 8, 8, 1। ठीक है, K मतलब पोटेशियम। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 19 और क्लोरीन माइनस का 2, 8, 7। ठीक है, क्योंकि 17 होता है यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब हम देखेंगे वाटर, जल हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड होता है। H2O को हम दो भागों में बांटेंगे, मृदु जल और कठोर जल। कठोर जल भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। ठीक है, अब हम देखेंगे मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। यह जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। यह जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। अब कठोर जल क्या है, हार्ड वाटर। यह जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, उनमें कौन कौन सा? तो अस्थायी कठोरता। यह कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता को उबाल कर या क्लार्क विधि या चूना डालकर दूर किया जा सकता है। और अस्थायी कठोरता देखेंगे। यह कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के मिले होने के कारण होती है। इस कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि या जियोलाइट तथा काल्गन विधि, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट तथा आसवन विधि को अपनाते हैं। अब नोट देखेंगे। अस्थायी या अस्थायी दोनों कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 पर पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे। नोट, ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड या D2O का अणुभार 20 होता है। इसे भारी जल या हैवी वाटर कहते हैं। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे अशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर। यह जल का सबसे शुद्धतम रूप है। इसमें 0 ppm पार्टिकुलेट मैटर होता है, अर्थात इसमें कोई भी कण नहीं होते हैं। अशुद्ध जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी खनिज नहीं होता है। पीने के लिए 300 से 600 ppm पानी उपयुक्त होता है। आगे देखेंगे। अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अशुद्ध जल की प्राप्ति आसवन विधि द्वारा किया जाता है। नोट देखेंगे। वर्षा का जल शुद्ध होता है किंतु वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के मिल जाने के कारण वह अशुद्ध जल में इतना शुद्ध नहीं रह पाता। अगला देखेंगे वाष्पीकरण या वेपोरेशन। आगे देखेंगे। द्रव का किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के द्वारा ही बादल का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे संघनन या कंडेंसेशन। वाष्प का पुनः द्रव में अद्रव अवस्था में लौट जाना ही संघनन कहलाता है। वर्षा संघनन के कारण ही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आसवन विधि या डिस्टिलेशन प्रोसेस। आसवन विधि द्वारा वैसे द्रव को ही शुद्ध किया जा सकता है जिसके क्वथनांक में बहुत अधिक का अंतर होता है। आसवन 2 चरणों में होता है। इसका पहला चरण वाष्पीकरण होता है तथा दूसरा चरण संघनन होता है। समुद्री जल को शुद्धिकरण तथा अशुद्ध जल को समुद्री जल का शुद्धिकरण तथा अशुद्ध जल की प्राप्ति इसी विधि से होता है। अब हम देखेंगे बोर्ड देखेंगे। नमक का व्यावसायिक उत्पादन या रिजर्व ओस्मोसिस विधि द्वारा
जबकि नमक के सामान्य उत्पादन सामान्य विधि द्वारा किया जाता है। जो नमक का व्यावसायिक उत्पादन है वो किससे होता है? रिजर्व ऑस्मोसिस विधि द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रभाजी आसवन। ठीक है, इस विधि द्वारा वैसे द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, जैसे पेट्रोलियम, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। वैसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैस अवस्था में चले जाएं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे नौशादर या आयोडीन। नोट: जब दो पदार्थ आपस में मिले हों और उनमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो तथा दूसरा ऊर्ध्वपातित न हो, तो ऐसे पदार्थों को शुद्धिकरण के लिए ऊर्ध्वपातन विधि अपनाते हैं ताकि ऊर्ध्वपातित पदार्थ उड़ जाए। आगे देखेंगे अयस्क तथा धातुकर्म, ओर्स एंड मेटलर्जी। ठीक है, आगे देखेंगे अपने खनिज या मिनरल्स। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनमें किसी न किसी धातु की मात्रा हो तथा वह मानव के लिए उपयोगी हो, खनिज पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे अयस्क और खनिज में से वैसे खनिज जिससे किसी धातु कम खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जाए, अयस्क कहलाता है। अब हम देखेंगे रिमार्क। ठीक है, रिमार्क आगे देखेंगे। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जैसे ये पूरा अयस्क। ठीक है, अब अयस्क में से हम खनिज जब निकाल लेंगे तो ये प्योर खनिज बचा। अब इसे जो है अयस्क नहीं कह सकते। ठीक है, खनिज के अंदर अयस्क होता है। ठीक है, खनिज के अंदर अयस्क होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हम देखेंगे धातुक्रम। क्या देखना? धातुक्रम। अयस्क से धातु प्राप्त करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को धातुक्रम कहते हैं। धातुक्रम कई चरणों में पूरा होता है। ये धातुक्रम देखेंगे। अयस्क का सांद्रण, भरजन, निस्तापन और धातु शोधन। अब अयस्क का सांद्रण 3-4 प्रकार से होते हैं, जैसे हाथ से चुनकर, गुरुत्वीय द्वारा, चुंबकीय द्वारा, झाग या फैन प्लोन विधि द्वारा। अब हम देखेंगे पहला अयस्क का सांद्रण। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अब देखेंगे पहला गुरुत्वीय विधि द्वारा, ये वाला। ठीक है, इस विधि द्वारा अयस्क को जल में डाल दिया जाता है, जिस कारण अशुद्धि जल में घुल जाती है और धातु नीचे बैठ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे चुंबकीय विधि। इस विधि द्वारा अयस्क को चूर्ण बनाकर चुंबक के समीप ले जाते हैं, जिससे कि धातु चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है और अशुद्धि दूर हो जाती है। अब देखेंगे झाग या फैन प्लोन विधि। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को सांद्रित किया जाता है। इस विधि द्वारा अयस्क को चूर्ण बनाकर उसे जल में डाल देते हैं तथा तारपीन का तेल मिला देते हैं। इसके बाद उसमें वायु की तेज झोंक प्रवाहित करते हैं, जिस कारण शुद्ध अयस्क झाग के साथ बाहर आ जाता है और अशुद्धि नीचे बैठ जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे भरजन या रोस्टिंग। सांद्रिक अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिसे भरजन कहते हैं। इससे सांद्रिक अयस्क की गंदगी उड़ जाती है। अब हम देखेंगे निस्तापन। ठीक है, भरजित या सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसके बाद धातु प्राप्त हो जाती है। अब देखेंगे धातु शोधन। प्राप्त धातु में बाहर से कुछ गंदगियां होती हैं, जिसे शुद्ध करने की क्रिया को धातु शोधन कहते हैं। अब हम देखेंगे अधात्री या मैट्रिक्स या गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अब हम देखेंगे फ्लक्स या गालक। अयस्क की अशुद्धि की दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। अब देखेंगे धातुमल या स्लेज। अयस्क में उपस्थित गंदगी या गैंग तथा बाहर से मिलाए गए फ्लक्स, इन दोनों को मिलाकर धातुमल कहते हैं। धातुमल बराबर क्या हो जाएगा? गैंग प्लस फ्लक्स। गैंग प्लस फ्लक्स। जैसे सिलिकॉन का हम देखेंगे SiO2 गैंग हो जाएगा और CEO फ्लक्स हो जाएगा। ये दोनों मिल करके धातुमल या कैल्शियम सिलिकेट SiCO3 बनाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कुछ प्रमुख अयस्क देखेंगे।
कुछ प्रमुख अयस्क। अब देखिए एल्युमिनियम के जो प्रमुख अयस्क हैं जैसे बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, इनके सूत्र Al2O3 इंटू 2S2O और डायस्पोर क्या हो जाएंगे Al2O3 H2O और कोरंडम के Al2O3। नोट, कोरंडम को एल्यूमिना, नीलम, रूबी के नाम से भी जाना जाता है और एल्युमिनियम का एक होता है क्रायोलाइट, जैसे Na2 Na3Al F6 हो जाएगा। नोट देखेंगे, सोने का गलनांक घटाने के लिए सोनार क्रायोलाइट का प्रयोग करते हैं। ड्यूरेलिनियम एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका प्रयोग हवाई जहाज तथा कुकर बनाने में किया जाता है। अत्यधिक शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति हूप विधि द्वारा होती है। मतलब अगर अच्छे से अच्छा एल्युमिनियम मतलब शुद्धतम एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो हूप विधि द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कापर का। अब तक एल्युमिनियम था, अब कापर के प्रमुख अयस्क देखेंगे जिसे कापर पायराइट CuFeS2 हो जाएगा और कापर ग्लांस या चिल्कोसाइट क्या हो जाएगा Cu2S। अब अगला हो जाएगा क्यूपराइट Cu2O। अगला देखेंगे मैलेकाइट CuCO3 होल ट्वाइस इंटू CuOH2 का होल ट्वाइस CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, ये मैलेकाइट का है। ठीक है, आगे देखेंगे, अब हम नोट देखेंगे। कापर पायराइट कापर का सबसे प्रमुख अयस्क है। कापर पायराइट जो है ये वाला कापर का प्रमुख अयस्क है। कापर के अयस्क प्रायः सल्फाइड अयस्क होते हैं। कापर के जो ऑक्साइड हैं प्रायः सल्फाइड अयस्क होते हैं। अब हम देखेंगे कैल्शियम के प्रमुख अयस्क। कैल्शियम हो जाएगा चिप्सम जिसे CaSO4 इंटू 2H2O कहते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मैग्नीशियम, इसे कहते हैं एप्सम साल्ट MgSO4 इंटू 7H2O। पोटेशियम को देखेंगे सिल्वाइन KCl और सोरा या नाइटर का KNO3। अगला देखेंगे सोडियम, नमक, सोडियम क्या हो जाएगा नमक NaCl और धूमन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O और चिली साल्ट पीटर का NaNO3। अगला देखेंगे सुहागा या बोरेक्स क्या हो जाएगा Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये किसका हो जाएगा सोडियम का। अब हम देखेंगे सीसा या लेड का, ये ठीक है सीसा या लेड का ऑक्साइड देखेंगे इसमें हो जाएगा गैलेना PbS। ठीक है, और चांदी का देखेंगे सिल्वर ग्लांस Ag2S और जिंक का क्या हो जाएगा जिंक ब्लड ZnS और जिंकाइट ZnO। अब हम देखेंगे पारा के अयस्क, पारा के अयस्क हो जाएगा सिनेबार HgS और लोहा का अयस्क देखेंगे मैग्नेटाइट Fe, मैग्नेटाइट हो जाएगा Fe3O4 और हेमेटाइट का Fe2O3 और सीडेराइट का FeCO3 और आयरन पायराइट का FeS2। इसे मूर्खों का सोना, जो आयरन पायराइट होता है इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जो महिलाएं आर्टिफिशियल वाला पहनती हैं गहने वो आयरन पायराइट का बना होता है, जिसे कुछ लोग गांव में गोल्डन कहते हैं। आगे देखेंगे बेरियम का, बेरियम के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे बिदराइट BaCO3 और सोना क्या हो जाएगा कैल्वेराइट। सोना मुक्त अवस्था में रहता है। अब इसके नोट देखेंगे पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। मोनोजाइट की यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम को आशा धातु या होप मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे मिश्र धातु। क्या देखेंगे मिश्र धातु। तो चलिए मिश्र धातु या एलॉय, यह दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से बनता है। मिश्र धातुओं में धातु का होना आवश्यक है। मिश्र धातु में अधातु को भी मिलाया जा सकता है। मिश्र धातु ठोस में ठोस का विलयन होता है। मिश्र धातु एक समांग मिश्रण होता है। मिश्र धातुओं का गलनांक उच्च होता है। मिश्र धातु जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनमें उन पदार्थों का गुण नहीं पाया जाता। आगे देखेंगे कुछ प्रमुख मिश्र धातु और उनके अवयव, जो मतलब जिससे मिलकर बने होते हैं। देखेंगे पीतल या मुंज मेटल, इसमें क्या क्या मिला होता है कॉपर 70% और जिंक 30%। उसी प्रकार कांसा या ब्रॉन्ज में कॉपर 90%, टिन 10%।
जर्मन सिल्वर में कॉपर 60%, जिंक 20%, निकिल 20% और रोल्ड गोल्ड या झूठा सोना में कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10% और गन मेटल में कॉपर 90%, जिंक 2% और टिन 8%। उसी प्रकार हो जाएगा टाइप मेटल या मुद्रालय, जिसमें जो मतलब सिक्के बनाए जाते हैं। देखेंगे लेड 82%, टिन 15% और ये यसन पता नहीं क्या है, यसन 3%। टांका या रागा सोल्डर में टिन 67% और लेड 33%। स्टील इस्पात में लोहा 99% और कार्बन 1%। अब हम देखेंगे स्टील के बारे में देखेंगे। इस्पात की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है। इस्पात बनाने के लिए लोहा में आधा से 1.5% तक कार्बन मिला दिया जाता है। कार्बन मिलाने से इस्पात कठोरता बढ़ जाती है। गाड़ियों का गियर एलॉय स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग बर्तन या चाकू बनाने में करते हैं क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, निकिल तथा कार्बन से मिलकर बना होता है। आगे देखेंगे स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टील उत्पादन की प्रमुख विधियां जैसे एलडी प्रोसेस, ओपन हेर्थ प्रोसेस और बेसहेमर प्रोसेस। अब देखेंगे एनीलिंग देखेंगे। इस्पात जब बनता है तब इसका तापमान गति उच्च रहता है। इसे धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कार्बनिक रसायन, केमिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है। देखेंगे जैव शक्ति सिद्धांत या बिटॉल फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत को बर्जीलियस ने दिया और उसने बताया कि कार्बनिक यौगिकों के उत्पत्ति के पीछे किसी रहस्यमय दैवीय शक्ति का हाथ है। अर्थात हम कभी भी अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ नहीं बना सकते। अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ नहीं बना सकते। ठीक है, आगे देखेंगे बर्जीलियस का ही शिष्य बोहलर ने 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड या अकार्बनिक को गर्म करके यूरिया या कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया और जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। आगे चलकर कोल्बे नामक विद्वान ने एसिटिक एसिड बनाया और उसने भी जैव शक्ति सिद्धांत को गलत बताया। जैसे NH4CNO अमोनियम साइनाइड को जब हम यूरिया बनाएंगे NH2CO NH2 बन जाएगा। आगे देखेंगे कार्बनिक यौगिकों की संख्या 4 करोड़ के लगभग है क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। साथ ही कार्बनिक यौगिक में अपरूपता तथा समवायता देखा जाता है। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। अब देखेंगे अपरूपता या एलोट्रोप। ठीक है, आगे देखेंगे जब कभी एक ही तत्व के 2 रूप दिखते हैं तो उन्हें अपर रूपता कहते हैं। जब एक ही तत्व के 2 रूप दिखते हैं तो उन्हें अपर रूपता या एलोट्रैप कहते हैं। जैसे हीरा तथा ग्रेफाइड दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइड देखिए, जैसे इसमें sp3 संकरण होता है, इसमें sp2 संकरण होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। यह सबसे कठोर हीरा सबसे कठोर होता है और यह भंगुर होता है, ग्रेफाइट भंगुर होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही क्रिस्टलीय होते हैं। अब देखेंगे समवायता या आइसोमेरिज्म। आगे देखेंगे वैसे पदार्थ जिनके अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं समवायता कहलाते हैं और यह घटना समवायता कहलाती है। समवायता कई प्रकार की होती है, जैसे ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता।
लैक्टिक एसिड में प्रकाशिक समावयवता पाया जाता है। पेंटेन में 3 समावयवता पाई जाती है। हेक्सेन में 5 समावयवता पाई जाती है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन में समावयवता होती है क्योंकि इसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है। जैसे ब्यूटेन क्या होता है C4H10, तो क्या बनेगा सूत्र CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका क्या हो जाएगा आइसोब्यूटोन का CH410 आइसोब्यूटोन जब लगेगा तो C4H10 इसका भी होगा, लेकिन इसमें CH3 CH और यहाँ पे CH नीचे लगेगा, फिर इधर CH3 हो जाएगा। आइसो लगने से इसकी संरचना चेंज हो जाएगी। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन। वैसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं हाइड्रोकार्बनिक कहलाते हैं। जैसे CH4 मीथेन, एसिटिलीन C2H2 और हेक्सेन C6H14। आगे देखेंगे अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन के 2 रूप होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 रूप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये असंतृप्त है। ठीक है, जैसे संतृप्त में क्या हो जाएगा एल्केन या पैराफिन CnH2n+2। ये जो है एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। और असंतृप्त में क्या हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन क्या होता है CnH2n-2। अब हम देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यह कम क्रियाशील होता है, अतः इसे पैराफिन कहते हैं। मिट्टी के तेल को पैराफिन ऑयल कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे संतृप्त में एल्केन आता है और सबसे कम क्रियाशील होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन की संख्या होती है। अब हम देखेंगे कार्बन की संख्या, एल्केन और नाम। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो एल्केन क्या बनेगा CH4, नाम बनेगा मेथेन। उसी प्रकार 2 रहेगा तो C2H5 C2H6 हो जाएगा एथेन। नंबर 3 रहेगा C3H8 हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, 4 होगा C4H10 ब्यूटेन, 5 होगा C5H12 पेंटेन, 6 होगा C6H14 हेक्सेन होगा और 10 होगा C10H22 हो जाएगा डेकेन। ठीक है, और इसी प्रकार आगे जब चलेगा 11 पे तो हो जाएगा नॉन डेक। अगर देखें कोयले के खदानों में मीथेन गैस होती है। जब वायु ऑक्सीजन से क्रिया करके जल उठती है और खदान में आग या दुर्घटना हो जाती है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली स्थानों में पाया जाता है, जैसे धान का खेत, जानवरों की जुगाली। ठीक है, अब हम देखेंगे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG के बारे में जानेंगे। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रोटेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होते हैं। इसका प्रयोग घरेलू सिलेंडरों में होता है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें 85% मेथेन तथा शेष इथेन होता है। यह गाड़ियों में इथेन के रूप में प्रयोग होता है, जिससे कि प्रदूषण बहुत कम होता है। अतः यह इको फ्रेंडली ईंधन है। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल ये भी एल्केन है, जबकि ऑक्सीजन नहीं होता। इनमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इस कारण इनका प्रयोग करने पर गाड़ियों में ईंधन टैंक में एक अलग से पाइप लगी होती है जो ऑक्सीजन पहुंचाती है। और देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन का परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो असंतृप्त कहलाता है, जैसे एल्कीन। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन का परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा हो एल्कीन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एल्केन में यह एल्केन से अधिक क्रियाशील होती है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसे जो एल्केन का था CnH2n+2 था, तो उसी प्रकार एल्कीन का सिर्फ CnH2n है। जैसे ये एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे En बराबर 1 होगा तो CH2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे रखिए n बराबर En का स्थान पर तो C1 हो जाएगा और H2 मतलब CH2 बराबर मीथीन। ठीक है, 2 हो जाएगा तो एथीन,
प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्काइन। एल्काइन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों एल्काइन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। जैसे हमने एल्कीन का देखा CnH2n, उसी प्रकार इसमें -2 होता है। एल्केन में +2 होता है और एल्कीन में सिर्फ 2 होता है और लास्ट वाले में CnH2n-2 होता है। इसमें देखेंगे यह एल्केन तथा एल्कीन की तुलना में सर्वाधिक क्रियाशील, मतलब एल्केन सबसे कम क्रियाशील, फिर जैसे हम यहाँ पे लिखें अगर एल्केन सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे भी अधिक क्रियाशील एल्कीन, सबसे कम क्रियाशील क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्काइन। अब जैसे सूत्र देखेंगे यहाँ पे En बराबर 1 रखेंगे और एल्कीन जो है क्या बनेगा, एल्काइन जो है CnH2n-2, तो नाम क्या बनेगा, जैसे अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे C1 हो जाएगा और इसमें 2 1 के 2 H0, तो क्या बनेगा मेथाइन। 2 रखेंगे C2H2 मतलब एथाइन, उसी का प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन और ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। अब हम देखेंगे फ्यूल, ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है, फ्यूल। वैसे पदार्थ जो ज्वल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे ज्वलन ताप। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ कर दे ज्वलन ताप कहलाते हैं। जैसे एलपीजी पेट्रोल और CNG मिट्टी तेल, डीजल, इनका ज्वलन ताप कम होता है। एक अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप न ज्यादा उच्च होता है न ही ज्यादा निम्न होता है। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कोयले का भंजन आसवन। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भंजन आसवन कहते हैं। इस क्रिया से कोक गैस तथा कोल तार का निर्माण होता है। कोक में कार्बन की मात्रा अधिक होती है जो लगभग 90 से 95% होती है, अतः कोक कोयले से अच्छा ईंधन होता है। प्रोड्यूसर गैस, वायु या अंगार गैस। जब लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित की जाती है तो वायु अंगार गैस बनती है। वायु अंगार गैस CO+N2 होता है। वो देखेंगे वाटर गैस या जल गैस। जब लाल तप्त कोक पर भाप को प्रवाहित किया जाता है तो वाटर गैस उत्पन्न होता है। अब देखेंगे कोल गैस। ठीक है, जब कोयले के भंजन आसवन से प्राप्त होती है तो उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा मीथेन होता है। इसमें 50% से अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे देखेंगे। और हम देखेंगे कोयला या कोल। इसका निर्माण जीवाश्म से होता है। यह औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। इसके 4 प्रकार क्या हो जाएंगे। एवलिपी, इसका ट्रिक क्या है, एवलिपी, एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पी से पीट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हम देखेंगे एंथ्रासाइट कोयला। यह सबसे अच्छा कोयला होता है। इसमें कार्बन 90 से 95% होता है। इससे सबसे कम वाष्प निकलता है। अब बिटुमिनस देखेंगे। यह कोयला को डामर, मुलायम तथा घरेलू कोयला कहते हैं। यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। इसमें कार्बन 88% तक होता है। भारत में यह कोयला सर्वाधिक होता है। अब हम देखेंगे लिग्नाइट कोयला। यह भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन 78% पाया जाता है। अब देखेंगे पीट कोयला। यह सबसे निम्न श्रेणी कोयला होता है। इसमें वाष्पित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं जिस कारण यह सर्वाधिक धुआं देता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। अब हम देखेंगे गैसोहॉल। यह एक प्रमुख ईंधन है। इसकी प्राप्ति पेट्रोल तथा एल्कोहल को मिलाने से होती है। जैसे पेट्रोलियम देखेंगे। यह गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। इसमें प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, भारी जल इत्यादि की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम समुद्र तथा औषधि चट्टानों के नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम अज्वलनशील होता है जिसे द्रवित सोना कहते हैं। इसे कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं।
इसे रिफाइनरी तेल या शोधन कारखाना में साफ किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैरल या गैलन में मापा जाता है। बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे उष्मीयमान या कैलोरीफिक वैल्यू। इस किसी ईंधन के 1 ग्राम के दहन से प्राप्त ऊर्जा को ही उष्मीयमान कहते हैं। एक अच्छे ईंधन का उष्मीयमान अधिक होता है। उष्मीयमान किलो जूल ग्राम में व्यक्त करते हैं। पदार्थ और उष्मीयमान लगभग। लकड़ी का उष्मीयमान क्या होता है? 17 किलोग्राम जूल पर ग्राम। उसी प्रकार कोयले का 17 किलो जूल पर ग्राम, चारकोल का 33, केरोसिन का 48, पेट्रोल का 50, एलपीजी का 50 और मेथेन सीएनजी का 55 और हाइड्रोजन 150। मतलब हाइड्रोजन सबसे बेटर ईंधन है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम नोट देखेंगे। एक नोट, हाइड्रोजन का उष्मीयमान सर्वाधिक होता है, किंतु इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अत्यंत कम तापमान या -256 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। इतने कम तापमान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रणोदक। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्टेन नंबर। किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या के अधिक होने से उसमें अपस्फोटन कम हो जाता है, अतः एक अच्छे ईंधन का ऑक्टेन संख्या अधिक होती है। अब देखेंगे अपस्फोटन या नॉकिंग। गाड़ियों के ईंधन से आने वाली खटखटाहट की आवाज को अपस्फोटन कहते हैं। अपस्फोटन का अधिक होना इंजन के लिए हानिकारक होता है। अब आगे देखेंगे। अपस्फोटन की घटना का मुख्य कारण इंजन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की पूर्ण रूप में नहीं बदल पाना। TEL। ईंधन में अपस्फोटन कम करने के लिए टेट्रा एथाइल लेड को एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाता है। TEL को एंटी नॉकिंग एजेंट कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्लास्टिक के बारे में। इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर पार्कस ने किया। प्लास्टिक एक संश्लेषित पदार्थ है। यह कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण द्वारा बनता है। प्लास्टिक पर्यावरण का अत्यधिक हानि पहुंचाता है। आगे देखेंगे। लाह को प्राकृतिक प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक या उष्मीय प्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक जिसे उष्मा देने पर सिकुड़ जाता हो वह थर्मोप्लास्टिक या मुलायम होता है। अगला देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, या पॉलीथीन, ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। अब हम देखेंगे टेफ्लॉन। यह एक आदहनशील न जलने वाला पदार्थ है। इस पर अम्ल तथा क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग न चिपकने वाले पदार्थ या नॉन स्टिक के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे पॉलीस्टीरीन। इसका प्रयोग अम्ल रखने के बर्तन बनाने में करते हैं, जैसे बोतल, बैटरी का कवर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक जो उष्मा मिलने पर सिकुड़ता नहीं है ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है, जैसे मेलाइन या बेकेलाइट। नोट देखेंगे। बेकेलाइट का प्रयोग प्रेस तथा कुकर का हत्था बनाने में करते हैं। रिमार्क देखेंगे। बेकेलाइट का निर्माण फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं। देसी विधि द्वारा इसका उत्पादन करने के लिए जूट का गुदड़ या भूसा तथा बिनौले का तेल का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे साबुन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। साबुन एक उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। साबुन या अपभर्जक सर्फ को जब जल में घोला जाता है तब यह जल के पृष्ठ तनाव को घटा देता है, जिस कारण कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। साबुन या डिटर्जेंट सर्फ का पानी में उत्पन्न झाग एक गुच्छा के समान इकट्ठा हो जाता है, जिसे माइसेल कहते हैं। साबुन बनाते समय इनमें नमक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इसका गलनांक घट जाता है। एक अच्छे साबुन में नमी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा साबुन में क्षार नहीं होता है तथा उपयोग के बाद यह चिटकता दरार नहीं
तथा एल्कोहल में घुलनशील होता है। कठोर साबुन जल के साथ झाग नहीं देता, जबकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग देता है। नोट देखेंगे, साबुन में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट मिलाकर इसका पाउडर बना देता है, तब यह डिटर्जेंट के समान कार्य करने लगता है। हजामत बनाने वाले साबुन KOH या कास्टिक सोडा को अधिक झाग देने के लिए इसमें रेजिन मिला देते हैं। यह एक झाग जल्दी न सूखने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं। आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज पूरी केमिस्ट्री समाप्त हो गई है, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। ये मेरा दोस्तों यूट्यूब चैनल और ये मेरा लोगो है सरोस्ती क्लासेस, ठीक है। आगे देखेंगे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल सरोस्ती क्लासेस 01 है, यहाँ से आप लोग ज़रूर जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू दोस्तों।